इसके साथ मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए देखते हैं, आइए सभी लोग इस क्लास में आज की न्यूज़ का आनंद लेते हैं और सभी न्यूज़ को कृपया नोट डाउन किया करें ताकि आप रिवीजन कर सकें। और रिवीजन करने के साथ ही ये न्यूज़ आपके करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलते हैं फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड सर्किल में सभी के लिए सभी को शेयर करें और सभी को इस न्यूज़ पे आने के लिए आमंत्रित करें। चलते हैं, अधिक से अधिक लोग इसको लाभ उठाएं। फ्रेंड्स, पहली न्यूज़ हमारी है केंद्रीय परमाणु और अंतरिक्ष मंत्री ने जानकारी साझा की है कि चालक दल युक्त गगनयान मिशन, जो गगनयान मिशन है, को वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री ने ये जानकारी दी है कि चालक दल युक्त गगनयान मिशन 2023 में लॉन्च किया जाएगा। देश का पहला अंतरिक्ष स्टेशन 2020 तक स्थापित होने की संभावना है। यहाँ दो घोषणाएं हैं फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो गगनयान मिशन की और दूसरा देश का पहला अंतरिक्ष स्टेशन 2030 तक स्थापित होने की संभावना है। गगनयान मिशन के बारे में कुछ जानते हैं। गगनयान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का एक मिशन है, जैसे कि आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष अभियानों को कक्षा में भेजा जाएगा। जो गगनयान है उसमें 3 अभियान शामिल हैं। इन तीनों अभियानों में से 2 मानव रहित होंगे, जिनमें मानव नहीं जाएगा, जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है, में एक महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। यह मिशन 5 से 7 दिनों की अवधि में पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। ये लोअर ऑर्बिट में जाकर के अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और 5 से 7 दिन की अवधि में पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा। इसमें पेलोड क्या जाने वाले हैं, देखते हैं अगले स्लाइड्स पर। पेलोड की यदि बात करें तो इसमें एक होगा क्रू मॉड्यूल। मानव को ले जाने वाला जो अंतरिक्षयान होता है उसे हम क्रू मॉड्यूल कहते हैं। सर्विस मॉड्यूल 2 तरल प्रणोदक इंजनों द्वारा संचालित होगा। यह आपातकालीन निकासी और आपातकालीन मिशन अबॉर्ट व्यवस्था से लैस होगा। प्रमोचन देखते हैं इसका कब होगा। गगनयान के प्रमोचन हेतु 3 चरणों वाले जीएसएलवी खास जीएसएलवी मार्क थर्ड का उपयोग किया जाएगा, जो कि भारी उपग्रहों के प्रमोचन में सक्षम है। उल्लेखनीय है कि जीएसएलवी MK3 को प्रमोचन वाहन मार्क 3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और LVM-3 भी कहा जाता है। गगनयान के प्रमुख मिशन जैसे क्रू एस्केप सिस्टम प्रदर्शन के लिए स्टेट व्हीकल फ्लाइट यानी टेस्ट व्हीकल फ्लाइट और गगनयान जीवन का पहला मानव रहित मिशन अगले वर्ष 2022 की दूसरी छमाही की शुरुआत के दौरान भेजने हेतु निर्धारित अवधि है। इसके बाद वर्ष 2022 के अंत में दूसरा मानव रहित मिशन व्योममित्र अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा, जो इसरो द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष यात्री मानव रोबोट है और अंततः वर्ष 2023 में चालक दल युक्त गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि गगनयान क्या है, गगनयान मिशन कब लॉन्च होगा और गगनयान के द्वारा क्या किया जाएगा और ये किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो है सबसे पहली बात तो गगनयान मिशन जो है उस GSLV मार्क 3 के द्वारा
लॉन्च किया जाएगा। ये 2023 में लॉन्च होगा। इसमें एक क्रू मॉड्यूल होगा और एक सर्विस मॉड्यूल होगा। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भारत की अन्य आगामी परियोजनाओं के विषय में थोड़ा सा देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन, भारत ने एक चंद्र मिशन 3 की योजना बनाई है, जिसे वर्ष 2021 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। L1 आदित्य सोलर 22-23 के लिए यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान है। यह एस्ट्रोसैट के साथ इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन होगा, जो वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। शुक्रयान मिशन, इसे शुक्र ग्रह के हेतु भी एक मिशन योजना है बना रहा है, जिसे अस्थायी रूप से शुक्रयान नाम दिया गया है। तो इस तरह से ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखते हैं फ्रेंड्स, अगली न्यूज़ है संयुक्त राष्ट्र महासभा से। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख विचार विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी मेंबर यानी 193 सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, जो इस सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बनाता है। प्रतिवर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में किया जाता है और इसमें सामान्य बहस होती है। कई राष्ट्र प्रमुखता से भाग लेते हैं और महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने जैसे शांति, सुरक्षा, नए सदस्य का प्रवेश और बजटीय मामलों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है। तो इस प्रकार ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के विषय में था। फ्रेंड्स, ये चर्चा में इसलिए क्योंकि ये अगली न्यूज से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है। यह अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र के बीच नियमित तथा बेहतर सहयोग सुनिश्चित करने में मदद करेगा, जैसा वैश्विक ऊर्जा विकास को लाभ होगा, जिससे कि वैश्विक ऊर्जा विकास को लाभ हो जाए। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा आयोजित की गई थी, जहां कुल 108 देशों ने विधानसभा में भाग लिया और जिसमें 74 सदस्य देश, 34 पर्यवेक्षक, 23 भागीदार संगठन और 33 विशेष आमंत्रित संगठन शामिल थे। ISA के बारे में कुछ जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन है, जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी की गलत लागत को कम करके सौर विकास को प्रेरित करना। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है, जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है फ्रेंड्स, जल में रेडियोधर्मिता प्रदूषण और इससे जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों को दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया है। रेडियोधर्मिता कुछ तत्वों के अस्थिर नाभिकों से कणों या तरंगों के स्वतः स्फूर्त की घटना है। जो रेडियोधर्मिता है, ये कुछ अस्थिर नाभिकों के कणों या तरंगों के स्वतः स्फूर्तित उत्सर्जन की घटना है। रेडियोधर्मी उत्सर्जन 3 प्रकार के होते हैं, एक अल्फा, बीटा, गामा। जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वो 3 कणों को उत्सर्जित करते हैं, एक अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कण धनावेशित यानी हीलियम परमाणु है, बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है और गामा किरणें उदासीन यानी विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। यानी रेडियोधर्मी जो प्रदूषक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रेडियोधर्मी उत्सर्जन 3 प्रकार के हैं। पहला
हीलियम परमाणु है अल्फा कण, दूसरा बीटा कण ऋणावेशित यानी इलेक्ट्रॉन है, और गामा किरणें उदासीन विद्युत चुंबकीय विकिरण है। रेडियोधर्मी तत्व प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की क्रस्ट में पाए जाते हैं, जो यूरेनियम, थोरियम, एक्टिनियम तीन यानी नॉर्म्स स्वाभाविक रूप से होने वाली रेडियोधर्मी सामग्री श्रृंखला है जो जल संसाधनों को संदूषित करते हैं। सभी प्रकार के जल में थोड़ी मात्रा में विकिरण पाया जाता है, लेकिन विकिरण की विस्तारित मात्रा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। पीने के पानी में रेडियोधर्मिता को सकल अल्फा परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है। रेडियोधर्मिता को सकल अल्फा परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है। रेडियोधर्मिता को बेकुरल यानी एसआई या क्यूरी में मापा जाता है। रेडियोधर्मिता को मैडम क्यूरी के अनुसार या तो बेकुरल या क्यूरी में मापा जाता है। यूनिट इसकी जो यूनिट है सीवर्ट मानक ऊतकों द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा को मापता है। तो इस प्रकार ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट थी। वन्य जीवों के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है हमारे देश में, उनको जानते हैं थोड़ा सा। वन्य जीवों के लिए संवैधानिक प्रावधान कुछ इस प्रकार से हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में वन्य पशुओं पंछियों को संरक्षित राज्यों से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी ये पहले राज्य सूची के विषय थे और अब समवर्ती सूची के विषय हैं। संविधान के अनुच्छेद 51A जी में कहा गया है कि वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत अनुच्छेद 48A में कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के जंगलों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। कानूनी ढांचा कुछ इस प्रकार से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसके लिए है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002। ये इस प्रकार से कुछ संवैधानिक प्रावधान है हमारे यहाँ वन्य जीवों को बचाने के लिए। तो अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने गुजरात में हुनर हाट, काफी इंपॉर्टेंट है, हुनर हाट के 34वें संस्करण का आयोजन किया है, 34th का आयोजन किया है, जिसमें 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगरों ने भाग लिया। अब हुनर हाट के विषय में जानते हैं। यह अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प पारंपरिक उत्पादों की एक प्रदर्शनी है, जिसे पहली बार 2016 में लॉन्च किया गया था। हुनर हाट की अवधारणा वर्तमान वैश्विक स्पर्धा में देश की कला और शिल्प की पैतृक विरासत की रक्षा और बढ़ावा देने तथा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करने के लिए की गई। हुनर हाट प्रदर्शनी में चुने गए कारीगर वे हैं जिनके पूर्वज इस तरह के पारंपरिक हस्तनिर्मित काम में शामिल थे और अभी भी इस पेशे को जारी रखे हुए हैं। तो ये व्यक्ति हुनर हाट में शामिल होते हैं। इसी न्यूज के साथ देखते हैं, एक न्यूज है वोकल फॉर लोकल के लिए। ये जो वोकल फॉर लोकल है, इसमें आप देखते हैं इसका आयोजन हुनर हाट अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा उस्ताद यानी विकास के लिए पारंपरिक कला शिल्प एवं कौशल प्रशिक्षण उन्नयन योजना के तहत किया जाता है। उस्ताद योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कला शिल्प की समृद्धि विरासत को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। हुनर हाट का उद्देश्य कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक कला विशेषज्ञों को बाजार में एक्सपोजर एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह उन शिल्पकारों, बुनकरों, कारीगरों के कौशल को बढ़ा देने की परिकल्पना करता है जो पहले
से ही पारंपरिक पुश्तैनी काम में संलग्न हैं। हुनर हाट कुशल कारीगरों, जैसे कि मैंने भी बताया, हुनर हाट कुशल कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सशक्तिकरण का एक माध्यम साबित हुआ है। यह कारीगरों और शिल्पकारों के लिए बेहद फायदेमंद तथा उत्साहजनक साबित हुआ है, क्योंकि लाखों लोग हुनर हाट में जाते हैं और बड़े पैमाने पर कारीगरों के स्वदेशी उत्पादों को खरीदते हैं। तो इस प्रकार से हुनर हाट काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ है और वोकल फॉर लोकल की अवधारणा जागी है। अगली न्यूज़ काफ़ी इंटरनेशनल न्यूज़ है। देखते हैं चाबाहार बंदरगाह के बारे में जानते हैं। ये चाबाहार बंदरगाह, फ्रेंड्स, आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान में भारत द्वारा ये चाबाहार बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। अफगानिस्तान के लिए रास्ते के उद्देश्य से इसे विकसित किया जा रहा है। वैसे तो इसके उद्देश्य कई हैं, और जो चाबाहार बंदरगाह है वो ईरान में स्थित है फ्रेंड। ये ईरान के क्षेत्र में स्थित है और यह ईरान के सिस्तान प्रांत में हिंद महासागर में स्थित है। चाबाहार बंदरगाह को प्रथम एशियाई देशों के साथ भारत, ईरान, अफगानिस्तान द्वारा व्यापार के सुनहरे अवसरों का प्रवेश द्वार माना जाता है। बंदरगाह जो भारत के पश्चिमी तट से आसानी से पहुंचा जा सकता है, इस प्रकार का है। जो पाकिस्तान के ग्वादार, फ्रेंड, जो ग्वादार है पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के इस ग्वादार बंदरगाह को चीन डेवलप कर रहा है। यानी चीन अपनी BRI यानी बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत इसे विकसित कर रहा है। बंदरगाह के काउंटर के रूप में देखा जा रहा है, यानी जो ग्वादार बंदरगाह है उसे हम उसके विपरीत में चाबाहार बंदरगाह जो कि ईरान में है उसे विकसित कर रहे हैं, जिसे चीन के निवेश के साथ विकसित किया जा रहा है। वो है ग्वादार। भारत के लिए चाबाहार बंदरगाह का कुछ महत्व इस प्रकार से है कि वैकल्पिक मार्ग प्रोवाइड करता है। यानी चाबाहार बंदरगाह सभी को वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग का विकल्प प्रदान करता है। इस प्रकार व्यापार के संबंध में पाकिस्तान के महत्व को कम करता है, क्योंकि हमें अब महत्व पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा सेंट्रल एशिया की तरफ हमें जाने के लिए। अगला है सामरिक आवश्यकताएं। यह ओमान की खाड़ी पर स्थित है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओमान की खाड़ी पर स्थित है और पाकिस्तान में ग्वादार से महज 72 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे चीन द्वारा विकसित किया जा रहा है। और वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत चीन अपने आक्रामक रूप से स्वयं के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहा है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले देखते हैं, और ये जो फ्रेंड्स ग्वादार और चाबाहार बंदरगाह ये आपस में एक दूसरे से बहुत नज़दीक हैं, जो कि एक दूसरे के काउंटर के रूप में जाने जा रहे हैं। भारत जो है ईरान में चाबाहार को विकसित कर रहा है और चीन ग्वादार को पाकिस्तान में विकसित कर रहा है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना, इस योजना के विषय में देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसे जनवरी 2015 में लिंग चयनात्मक गर्भपात यानी सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन और गिरते बाल लिंग अनुपात डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो को संबोधित करने के उद्देश्य से किया गया था, जो 2011 में प्रति लड़कों, यानी अगर 1000 लड़के हैं तो उन पर 918 लड़कियां थी। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ये 3 मंत्रालयों की एक संयुक्त पहल है। महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तीनों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर कार्य किया है। यह कार्यक्रम देश के 405 जिलों में लागू किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य इसका है लिंग आधारित चयन पर रोकथाम, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, बालिकाओं के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चल रही है, इसके अंतर्गत दिया जाने वाला फंड
कोविड के दौरान और कुछ पिछले स्टेप में इसे पूरा खर्च नहीं किया गया, जिसके उद्देश्य ये न्यूज़ आज आपके चर्चा में है। और इस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ज़्यादा से ज़्यादा धन उनको प्रोत्साहित करने के लिए एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया गया है, मीडिया के क्षेत्र में खर्च किया गया है, जो एक चिंता का विषय है। तो अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है 2021 के जो अंत तक यानी इसी दिसंबर में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काफ़ी इम्पोर्टेंट टेलीस्कोप है। इससे पहले हमने हबल टेलीस्कोप के विषय में पढ़ा था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। सबसे खास बात इसकी है, यह एक सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इसे हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी भी माना जा रहा है। यह अपनी खोज का विस्तार करेगा। इसे वर्ष 2090 में पृथ्वी की निम्न कक्षा में लॉन्च किया गया। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 1.4 मिलियन से अधिक अवलोकन किए, जिससे इंटर स्टेलर ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखना, बृहस्पति से टकराने वाले धूमकेतु को कैप्चर करना और प्लूटो के चारों ओर उपग्रहों की खोज करना शामिल है। हबल ने आकाशगंगाओं के विलय पर कब्जा कर लिया है, सुपर मैसिव ब्लैक होल की जांच की और हमें ब्रह्मांड के इतिहास को समझने में मदद की। यह नासा यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जैसे कि मैं देख पा रहे हैं नासा, आपका नासा हो गया, नासा यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडाई स्पेस एजेंसी के बीच एक अंतरराष्ट्रीय मिशन है। थोड़ा जानते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के विषय में। तो जेम्स वेब नवीन और अप्रत्याशित खोजों को उजागर करेगा। मानव की ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसमें मानव के स्थान को समझने के में मदद करेगा। टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट यानी बहिर्ग्रह के एक विस्तृत विधिवत पूर्णता वायुमंडल का अध्ययन करेगा। यह पृथ्वी के समान वायुमंडल की भी खोज करेगा और जीवन के निर्माण खंडों की खोजने की उम्मीद में मीथेन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जटिल कार्बनिक अणुओं जैसे प्रमुख पदार्थों से संबंधित खोज करेगा। इसका प्रेक्षण इसे दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 EAS रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। एरियन 5 को सबसे विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल में से एक माना जाता है। अभी इसी एजेंसी ने एक और न्यू लॉन्च किया है मिशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने इमेजिंग एक्सरे पॉलीरिमेट्री एक्सप्लोरर नाम से एक नया मिशन लॉन्च किया है। नासा ने इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर नामक नया मिशन लॉन्च किया। IXPE वेधशाला नासा और इटालवी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त प्रयास है। यह ब्रह्मांड में सबसे चरम और रहस्यमय वस्तुओं, सुपरनोवा, अवशेष, सुपरमैसिव ब्लैक होल तथा दर्जनों अन्य उच्च ऊर्जा वस्तुओं का अध्ययन करेगा। इस मिशन की प्राथमिक अवधि 2 वर्ष है और इसकी वेधशाला पृथ्वी की भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा करते हुए 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होगी। इसके द्वारा पहले वर्ष में लगभग 40 खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने की उम्मीद है। यह अन्य एक्स-रे दूरबीनों जैसे चंद्र एक्स-रे वेधशाला और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एक्स-रे वेधशाला यानी XMM न्यूट्रॉन का पूरक होगा।
इसी तरह से इस नासा का ही अगला इसी के विषय में जानते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना नया लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन यानी LCRD लॉन्च किया है। लेजर कम्युनिकेशंस रिले डिमॉन्स्ट्रेशन यह नासा की एकमात्र लेजर प्रणाली है जो भविष्य के ऑप्टिकल संचार मशीनों का मार्ग प्रशस्त करेगी। वर्तमान में नासा के अधिकांश अंतरिक्ष यान डेटा भेजने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी संचार का उपयोग करते हैं। अभी तक रेडियो फ्रिक्वेंसी का संचार का उपयोग करते हैं। लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन के पेलोड को अंतरिक्ष रक्षा विभाग के अंतरिक्ष परीक्षण कार्यक्रम सैटेलाइट 6 के माध्यम से लॉन्च किया गया है। यह भू समकालिक कक्षा में होगा जो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है। इसे कैलिफोर्निया और हवाई में LCRD मिशन के ग्राउंड स्टेशन के इंजीनियरिंग द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यह टीम रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के माध्यम से टेस्ट डेटा भेजेगी और LCRD ऑप्टिकल सिग्नल का उपयोग करेगी, इस्तेमाल करेगी। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनके विषय में जानते हैं। इसके दो ऑप्टिकल टर्मिनल हैं, एक उपयोगकर्ता अंतरिक्ष यान से डेटा प्राप्त करने के लिए, दूसरा ग्राउंड स्टेशन पर डेटा संचारित करने के लिए। मीडियम डिजिटल डेटा को लेजर सिग्नल में ट्रांसलेट करेगा। इसके बाद इसे प्रकाश के एनकोडेड बीम के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। ये क्षमता LCRD को नासा का पहला टू वे एंड टू एंड ऑप्टिकल रिले बनाती है। महत्व है इसका, लेजर अवरक्त प्रकाश का उपयोग करता है और रेडियो तरंगों की तुलना में कम तरंग दैर्ध्य होती है। इससे कम समय में ज़्यादा डेटा ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब ये टेक्निक इंफ्रारेड से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि ये ज़्यादा इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, जिससे ये कम समय में ज़्यादा डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएगा। और इंफ्रारेड लेजर का उपयोग करते हुए LCRD 1.2 गीगाबिट प्रति सेकेंड यानी GBPS की स्पीड से पृथ्वी पर डेटा भेजेगा। इस स्पीड से मूवी डाउनलोड होने में 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। वर्तमान रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम में के साथ मंगल के एक महत्वपूर्ण मानचित्र को पृथ्वी पर वापस भेजने में लगभग 9 सप्ताह लगते हैं। लेजरों के साथ हम इसे लगभग 9 दिनों तक और बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से न्यूज़ थी फ्रेंड्स। आज की न्यूज़ इसी प्रकार से समाप्त होती हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट लगता है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू फॉर अगेन।